नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकरलाल गुर्जर, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यामंदिर चाकसू। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का जो 4th चैप्टर है, विश्व का इतिहास के अंदर जो टॉपिक है हमारा जर्मनी का एकीकरण के बारे में चर्चाएं अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जर्मनी का एकीकरण किन किन परिस्थितियों में हुआ, कौन कौन से साहित्य तत्व है, कितने चरणों में पूरा हुआ, कौन सी बाधाएं थी जर्मनी एकीकरण में, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं 18वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी का एकीकरण की शुरुआत मानी जाती है। जर्मनी एकीकरण से पूर्व 2300 छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और उन्हीं रियासतों में 39 रियासतें थी, उनको मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाता है। और संघ का निर्माण करने के पश्चात जर्मनी के लोगों में ये भावना, मन में भावना फैलती है कि हमें भी एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए और हमारा जो पश्चिमी जर्मनी है, पूर्वी जर्मनी जो आगे जाकर विघटन होता है, बाद में उन्हीं का एकीकरण भी होता है, तो हम इनका कैसे एकीकरण करें। हमारे पास इसमें जो छोटी छोटी रियासतें थी, उन छोटी छोटी रियासतों को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में, जैसे जर्मनी 300 छोटी छोटी रियासतें में बटा हुआ था। जर्मनी का एकीकरण, और जर्मनी की छोटे छोटे रियासतों को 3 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। आगे चलकर इन तीनों को, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भागों का ही हम क्या करेंगे, इस पाठ के माध्यम से इनका एकीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं एकीकरण में उत्तरी, मध्य और प्रसा जो राज्य थे, उनमें शक्तिशाली जो राज्य था प्रसा था, और प्रसा जो राज्य था उसमें सैनिक दृष्टि से सबसे बड़ा शक्तिशाली, और उसी के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूरा आगे चल पूरा होता है। अब बात करें कि जर्मनी एकीकरण में जरूरी क्यों था, क्या कारण था, किसके नेतृत्व में एकीकरण किया जाता है। तो जर्मनी का जो एकीकरण किया जाता है, जर्मनी एकीकरण का नेतृत्व बिस्मार्क करता है। बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। बिस्मार्क ही जर्मनी के अंदर सबसे बड़ा एक व्यक्तित्व माना जाता है। ये विलियम चतुर्थ का प्रधानमंत्री इसको बनाया जाता है और इसका नेतृत्व एक बहुत बड़ा माना गया है जर्मनी के एकीकरण में। अब जर्मनी एकीकरण की बात करें, क्यों होना चाहिए था जर्मनी का एकीकरण, उसके बारे में बात करते हैं कि सांस्कृतिक जो वहां की विविधता थी जर्मनी की, उस वजह से एकीकरण होना चाहिए था। सांस्कृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टि से एकीकरण होना आवश्यकता, भौगोलिक दृष्टि से एकीकरण होना आवश्यकता, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक दृष्टि से जर्मनी का एकीकरण होना एक स्वाभाविक था और होना भी था, इसलिए इसका एकीकरण हुआ। और नेतृत्व करने वाला था बिस्मार्क, जो आगे चलकर ये इसी जर्मनी का प्रधानमंत्री बनता है विलियम चतुर्थ के कार्यकाल में। अब एक फ्रांसीसी विद्वान हुए, उनके द्वारा जर्मनी के एकीकरण के बारे में डेफिनेशन दी जाती है, परिभाषा दी जाती है।
के अनुसार ये क्या कहता है, फ्रांसीसी एक लेखक का, इतिहासकार था, जर्मनी के एकीकरण के बारे में अपने विचार प्रकट करता है। ये इतिहास के मजाकों में एक है। ये इतिहास के कि नेपोलियन को आधुनिक जर्मन जन्मदाता ये कहता है कि इतिहास के मजाकों में एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। ये कौन कहता है? किसकी परिभाषा है? फ्रांसीसी निकॉन की ये परिभाषा मानी गई है कि इतिहास के मजाकों में एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन को माना जाता है। क्योंकि नेपोलियन क्यों माना जाता है? कि नेपोलियन अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था, अपने धर्म का विस्तार करना चाह रहा था, इसलिए आसपास के जो पड़ोसी राज्य थे उस वक्त से उन्होंने अपने बारे में सोचना प्रारंभ किया, अपने अधिकारों के बारे में सोचना प्रारंभ किया और अपने राष्ट्र के बारे में सोचना प्रारंभ। इसलिए नेपोलियन को जन्मदाता माना जाता है इतिहास में, किसका? जर्मनी के एकीकरण में। अब बात करते हैं जर्मनी की अगुवाई में पर्सा ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे ज्यादा जो अगुवाई की शुरुआती की सबसे ज्यादा सहयोग प्राप्त हुआ वो पर्सा का प्राप्त होता है एकीकरण में। पर्सा एक शक्तिशाली राज्य था उस वक्त तत्कालीन समय में। फिर बात करते हैं डायट जर्मनी की एक राष्ट्रीय सभा थी। डाइट जर्मनी की एक राष्ट्रीय सभा थी। इस डाइट ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जर्मनी के एकीकरण में और आगे चलकर जो डाइट है ये वहां की संसद बनती है। आज इसी को डाइट के नाम से पुकारा जाता है। जैसे भारत में हमारी सबसे बड़ी संसद है कानून निर्माण करता, वैसे ही जर्मनी में डाइट को नाम संसद से पुकारा जाता है। अब बात करते हैं बर्सन, इनमें जोल्विन वर्सन सेप्ट दूसरा जो हमारा संगठन है वर्सन सेप्ट, ये युवाओं का ही संगठन माना जाता है और जो विश्वविद्यालय थे उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले जो नौजवान जो युवक थे ये उनका ही संगठन माना जाता है और इस संगठन का भी जर्मनी के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। वर्सन सेप्ट, ये वर्सन सेप्ट न्याय, समानता, एकता की बात पर बल देता है। जो वर्सन सेप्ट जो संगठन है ये न्याय, समानता और एकता पर बल देता है और इसी संगठन का पूर्ण सहयोग मिलता है जर्मनी के एकीकरण करने में। अब बात करते हैं रूर प्रदेश। अगला जो संगठन है इसमें रूर प्रदेश विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, विश्व में कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है क्योंकि जब विश्व के इतिहास में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में होती है सर्वप्रथम, तो दूसरी जो औद्योगिक क्रांति होती है वो जर्मनी में होती है और उसका जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो रूर प्रदेश माना जाता है। और रूर प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, कोयले की खानें यहाँ पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा उत्पादन रूर प्रदेश में कोयले का होता है। इसलिए लोगों को लगा कि हमारे पास कोयला भी है, बहुत सारे संगठन भी है, हमारे पास बर्सन सबसे संगठन भी है, डाइट भी है, इसलिए हमारा एकीकरण होना स्वाभाविक माना गया है। अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं।
ये सहयोगी संगठन थे जिनकी वजह से जर्मनी एकीकरण होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। जर्मनी के एकीकरण में बाधाओं की बात करें, कौन कौन सी बाधाएं हैं। उन बाधाओं में जन सामान्य की जागृति का अभाव, पहला पॉइंट है जन सामान्य में जागृति का अभाव। दूसरा है पोप का प्रभाव भी ज्यादा था। जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, अगला है तीसरा जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप। अगला है अधिकांश राज्यों की कमजोर सैनिक शक्ति। जर्मनी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दूरियां का होना, तो ये सारे के सारे जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारी बाधाएं थी। जन सामान्य में जागृति का अभाव, पोप का प्रभाव, जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप, अधिकांश राज्यों की कमजोर सेना, जर्मनी में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दूरियों का अभाव होना या दूरियों का कम होना, ये सारे के सारे जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनका उल्लेख कीजिए। ये सारी की सारी बाधाएं इनमें आप सम्मिलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ी। जर्मनी के एकीकरण में जो साइड तत्व माने गए हैं उनमें कौन कौन से तत्व है। जोल्बरिंग सन 1834 में बनता है। इस एकीकरण का भी साइड माना जाता है एकीकरण में। बौद्धिक आंदोलन, इसके अलावा औद्योगिक विकास, बिस्मार्क का योगदान। तो जोल्बरिंग एकीकरण में जो सहायक तत्व है उनमें जोल्बरिंग संघ 1834 में बना है। बौद्धिक आंदोलन है। इस आंदोलन के माध्यम से लोगों को कविताओं के माध्यम से, साहित्यों के माध्यम से, लेखकों, समाचार पत्रों के माध्यम से जागृति का फैलाव किया गया। औद्योगिक विकास हमने बात की पहले कि कोयला जो प्रदेश था, रूर प्रदेश में जर्मनी में होने के कारण वहां पर विकास का संभावना व्यक्त की गई, इसलिए औद्योगिक विकास होना। तो बिस्मार्क का योगदान, सबसे बड़ा जो योगदान दिया जाता है, लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया जाता है, वो बिस्मार्क द्वारा किया जाता है।
और सबसे ज्यादा योगदान बिस्मार्क का माना जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण में कितने चरणों में पूरा होता है, कौन कौन सी संधियां होती है। जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में पूरा होता है। 3 चरणों में पूरा होता है जर्मनी का एकीकरण। पहला जो चरण है उसमें गेस्टाइन की संधि होती है। पहला जो चरण है गेस्टाइन की संधि होती है 14 अगस्त 1865 को होती है। 14 अगस्त 1865 को ये संधि होती है और ये पहला चरण माना जाता है जर्मनी के एकीकरण में। और ये संधि जो ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य होती है। ऑस्ट्रिया प्लस प्रसा के मध्य संधि होती है। तो पहला चरण यह होता है। दूसरे चरण की हम बात करें तो दूसरा चरण है वो 23 अगस्त 1866 को ये संधि होती है, इसे प्राग की संधि के नाम से जाना जाता है और ये पर्सा और पराग के मध्य होती है। ये पर्सा प्लस पराग के मध्य ये संधि होती है। तीसरी जो संधि होती है वो होती है फ्रैंकफर्ट संधि, जो 1871 को होती है। ये 21 फरवरी 1871 को होती है। 21 फरवरी 1830 को होती है और ये फ्रांस और प्रसा के मध्य होती है। तो इन 3 संधियों के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है, जिनमें पूछा जाता है कि गेस्टाइन संधि कब किनके मध्य हुई। तो आप बता सकते हो 14 अगस्त 1865 को ये ऑस्ट्रिया प्रसा के मध्य होती है। प्राग की संधि होती है 23 अगस्त 1866 को होती है और ये संधि प्रसा और प्राग के मध्य होती है। बात करें संधि किसके मध्य होती है तो 21 फरवरी 1821 को ये फ्रांस और प्रसा के मध्य होती है। तो हमने पढ़ा जब एकीकरण में स्थायी तत्व, बाधाएं, एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ, कितनी रियासतें थी, ये सारे हमने इसमें एकीकरण में पढ़ा है। और यही जो हमारा जो टॉपिक था यही समाप्त होता है और अगले वाला जो वीडियो होगा वो इटली के एकीकरण से संबंधित होगा। नमस्कार।